सामने वोट शेयर आने जा रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के देश की आवाज ओपिनियन पोल का पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 37% वोट मिल सकता है, तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेफ्ट फ्रंट को 5%, कांग्रेस पार्टी को 6%, अन्य को 4%। यहां हम ये मान के चल रहे हैं कि ये अलायंस हो रहा है, मतलब तृणमूल, लेफ्ट और कांग्रेस का वोट शेयर जुड़ रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन दिखाई देता है और तृणमूल कांग्रेस अपने ही दम पर 48% वोट हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37% वोट दिखाई दे रहा है। 2019 में भी सबसे बड़ी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ही बनी थी और हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये गैप 19 से ज्यादा है? आप वोट शेयर में अगर देखें और अलायंस को खास तौर पर जोड़ देते हैं तो लगता है कि ये गठबंधन जो है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की दाल नहीं गलने दे रहा है, कम से कम उस हद तक तो नहीं जहां तक भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी। मैं अभी सीट नहीं खोल रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सीट भी आपको बताऊंगा, लेकिन वोट क्या बता रहा है प्रदीप जी? वोट बता रहा है कि पोल पोजीशन में है ममता बनर्जी। उन्होंने कंसोलिडेट किया है। पंचायत चुनाव में जो नतीजा आया है, इतनी हिंसा वगैरह के बावजूद उसको माइनस कर दें तब भी उनकी जो स्थिति है उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। ये बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव विधानसभा और पंचायत चुनाव से अलग होता है। हालांकि पश्चिम बंगाल में एक ये ट्रेंड है कि पंचायत में जो आगे दिखता है वही लोकसभा में भी आगे दिखता है। ये काफ़ी समय से ट्रेंड चल रहा है, तो वो एक इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर जो है वो बिल्कुल सही है। तृणमूल कांग्रेस नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अब यहाँ से कितना रिकवर कर सकती है, उसको सबसे बड़ा सेटबैक लगा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद। जो हिंसा हुई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनको जो पलायन करना पड़ा, घर जलाए गए, बलात्कार, हत्या जो कुछ हुई, उनको लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी ने हमको छोड़ दिया, हमारी सुध नहीं ली, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया। बीजेपी का वर्कर ये सोचता है। हाँ, इसलिए उनके मन में निराशा है। लेकिन वो परिस्थिति बदल रही है, उसको बदलने में समय लगेगा। चुनाव आते आते कितना बदलाव होगा ये देखने की बात। चलिए अब मैं सीधे सीटें दिखा रहा हूं आपको। अब इंडिया टीवी सीनेक्स का ओपिनियन पोल, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें। पिछली बार तृणमूल के पास 22 सीट थी, बीजेपी के पास 18 सीट थी। बीजेपी बढ़ रही है या घट रही है? आपके सामने आ रही सीटें पश्चिम बंगाल की। ओपिनियन पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस एक लंबी छलांग लगाते हुए 22 से 29 पर पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान बंगाल में हो सकता है, 12 पर आकर सिमट सकता है बीजेपी का आंकड़ा। लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए पश्चिम बंगाल में तो 12 सीटें बीजेपी जीतेगी। 2019 में 18 सीटें जीतने वाली पार्टी को 6 सीटों का नुकसान, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वो 1 सीट पर आ सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान बंगाल में होता दिख रहा है। और ओवरऑल टैली पर अब आप जरा नजर डालिए, 228 पर भाजपा, इंडिया अलायंस 146 पर आ चुका है और अन्य 37 पर। 411 सीटों का सर्वे हम आपको दिखा चुके हैं, यानी 130 सीटें जो हैं वो अभी आना और बाकी हैं। 228 एनडीए, 146 इंडिया अलायंस, 37 सीटों पर अन्य आपको दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए। तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में इजाफा तृणमूल कांग्रेस कर रही है इंडिया अलायंस में। लेकिन और प्लस माइनस एक बार जल्दी से देख लीजिए आप, बीजेपी 6 सीट का नुकसान, 6 सीट का नुकसान भाजपा को 2019 की तुलना में। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों का फायदा और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का नुकसान। जी कुछ कह रहे थे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये देखिए, इसका मतलब अलायंस से टीएमसी को फायदा हो रहा है, कांग्रेस और सीपीएम को नहीं हो रहा है। तो टीएमसी की सीटें बढ़ रही हैं, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन और ज्यादा हो रहा है। वो जो डिवीजन थोड़ा बहुत होता था सीपीएम और कांग्रेस की तरफ, वो खत्म हो जाए। इसीलिए टीएमसी चाहती है कि कांग्रेस और सीपीएम चुनाव लड़े ही ना पश्चिम बंगाल में, या उनके अलायंस का मतलब यह है कि वो सब सिर्फ तृणमूल ही लड़ ले वहां पर। हाँ, वो कह रहे हैं कि बंगाल हमारे लिए छोड़ दीजिए, बाकी देश में आप लड़िए, बाकी देश में हम आपका समर्थन करेंगे। पृथ्वी जी जरा जल्दी से, क्योंकि इसके क्षेत्रवार भी नतीजे हमारे पास है, रीजन वाइज क्या ट्रेंड निकल करके आया है ओपिनियन पोल का पश्चिम बंगाल में। नॉर्थ बंगाल में देखिए आप, 8 सीटें हैं, भाजपा इन 8 में से 5 सीटें जीत सकती है, तृणमूल कांग्रेस 3 सीटें। तो नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का प्रभाव है भी, तो वहां पर वो आपको सीटों में भी दिखाई देगा। 5 पर बीजेपी, 3 पर तृणमूल कांग्रेस दिखाई दे रहा है। ईस्ट बंगाल, यहां बीजेपी 9 है, तृणमूल कांग्रेस 9, बीजेपी 2 है, तृणमूल कांग्रेस 9 है, और कांग्रेस पार्टी की जो 1 सीट मिल रही है वो भी
पूर्वी बंगाल से मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ग्रेटर कोलकाता रीजन में तृणमूल कांग्रेस का पूरा दबदबा यहां आपको दिखाई दे रहा है। पांच सीटें हैं, पांचों की पांचों सीटें ममता बनर्जी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। साउथ वेस्ट बंगाल में 17 सीटें, बड़ा रीजन है, यहां बीजेपी 5 पर है, तृणमूल कांग्रेस 12 पर खड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। तो ये बंगाल की परिस्थिति जो है वो आपके सामने इस वक्त है। तो बीजेपी के लिए एक सेटबैक जरूर है बंगाल में, क्योंकि 19 के बाद 18 सीटें जीतने के बाद वहां से पार्टी को लगता होगा कि हमारे कदम आगे ही बढ़ने चाहिए, लेकिन रिवर्स गियर में जाती हुई पार्टी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर बंगाल बड़ी चुनौती है, लेकिन यहाँ एक चीज है जो मुझे लगता है कि एक कैच 22 की सिचुएशन जिसको हम कहते हैं ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी एक साथ आ जाएंगी तो वोटों का कुछ क्षरण नहीं होगा टीएमसी में। ये मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऐसा राजनीति में होता नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता एक दूसरे को, आप अभी भी अगर इसके बीच में भी कोई तृणमूल का प्रवक्ता होता तो वो यहीं से शुरू करता कि वो भात में खून मिलाकर खिला दिया इन लोगों ने, ये पापी हैं, ये राक्षस हैं। तो उन राक्षस और पापियों के साथ कैसे एक साथ बैठेंगे? और अगर वो एक साथ बैठेंगे तो क्या वो प्रतिक्रिया वाला वोट नहीं होगा? हम क्या सिर्फ यही मान रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हो जाएगा, सेकुलर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, दूसरा वाला वर्ग जो है वो ध्रुवीकृत नहीं होगा? ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं, वहां सत्ता संरक्षण में जो गुंडागर्दी होती है वो बहुत मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होना चुनौती है। फिर आपको लगता है कि अगर वहां अलायंस हो रहा है तो बीजेपी का अपना वोट भी कंसोलिडेट होना चाहिए और बढ़ता हुआ दिखना चाहिए? निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि अभी जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि कोई एक डिसेंट होता है तो आपके पास उस डिसेंट के लिए कोना होता है, जिसको हम कुशन कहते हैं। लेकिन अगर वो खत्म हो जाए तो आमने सामने की जब लड़ाई होती है तो फिर तो कोई ग्रे नहीं रह जाएगा ना, ब्लैक एंड व्हाइट बातचीत होगी कि या आप इधर खड़े हैं या आप उधर, ममता बनर्जी के पक्ष में हैं या ममता बनर्जी के विरोध में। जब वो राजनीति होगी तो बहुत से वोट उस तरफ से छिटकेंगे भी, ऐसा मुझे लगता है। अभी तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से बाइपोलर हो चुका है, तो ध्रुवीय, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस और लेफ्ट के पास उनका वही वोटर है जो उनका कमिटेड वोटर है, वर्कर भी वही है जो कमिटेड है। अब मान लीजिए जो जितना ऊपर का वोटर था वो शिफ्ट हो चुका है टीएमसी के साथ या बीजेपी के साथ, जिसको जो अपने हिसाब से जहां सुविधा मिलती है। इसलिए अलायंस वहां हो या न हो, नतीजे लगभग यही होने हैं, क्योंकि वोटर बिल्कुल पोलराइज्ड है। आप सहमत हैं इस आंकड़े से? हाँ, तो हम सभी सहमत हैं कि अभी आज की तारीख में, अब आज की स्थिति में तो यही स्थिति है। अब 6 महीने बाद क्या स्थिति बनती है उस पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, हम लोग अभी आज से 2-4 महीना पहले जब बात करते थे, 4 महीना पहले कम से कम, ये चुनाव से थोड़ा काफी पहले, तो कुछ लोग बंगाल समझने वाले कहते थे बीजेपी को डबल डिजिट में आने में भी दिक्कत होगी पश्चिम बंगाल के अंदर। ये एक नौबत वो भी पहुंची थी। तो ये जो अभी जो परिस्थिति दिख रही है, क्या ये कुछ संभली हुई परिस्थिति है? आ जाएगी कहते थे, 14 वाली स्थिति में आ जाएगी। जी हाँ। नहीं, 2-3 वालों में तो मैं नहीं हूं। मुझे तो यही लगता है कि मतलब ये डबल डिजिट आने में दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि 12 और 9 मतलब 3 सीटों का फर्क है। 3 सीटें कम हो जाए तो डबल डिजिट नीचे हो जाएगा, 1 सीट आगे बढ़ जाए तो 10 हो जाएंगे। तो मार्जिन पे ही है मामला। लेकिन यह जरूर है कि बंगाल पूरी तरह से पोलराइज स्टेट हो गया इस समय, और अब सीपीएम का जो वोटर है वो सीपीएम के साथ ही रहना है, चाहे सीपीएम लड़े चाहे न लड़े। जितना बीजेपी के साथ जाना था रिएक्शन में, वो विधानसभा चुनाव में जा चुका, तभी बीजेपी 3 से 77 पर पहुंची है, और वो अब कहीं हिलने वाला नहीं जो जिसके साथ चला गया है, जिन परिस्थितियों में चुनाव होंगे। हाँ, अब लोकसभा चुनाव के टाइम कोई ऐसी बड़ी घटना हो जाए, कुछ हो जाए कि इससे पूरा नेशनल सिनेरियो बदल जाए, पूरा जो है क्या कहते हैं नैरेटिव बदल जाए, माहौल बंदी दूसरी हो जाए, तो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में जैसा सर्वे ने कहा, लगभग वही नतीजा दिखाए। भाई 48% वोट और 37% वोट में मतलब गैप देखिए ना, 11% वोट। बीजेपी के कदम बढ़ नहीं पा रहे, इसकी सबसे बड़ी वजह बंगाल में क्या? भावेश, आपको क्या मिली? बीजेपी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे बीजेपी की जो राजनीति है, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, उससे पहले जो था बीजेपी एक स्ट्रांग पार्टी थी। एक इनफैक्ट कई सारे लोग ये भी बताते कि 2021 में जीत सकती थी बीजेपी वहाँ पे, पर 2021 के बाद देखिए जिस तरह का वायलेंस वहाँ पे हुआ, और जैसे प्रदीप जी ने बताया अपने कार्यकर्ता को बीजेपी उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। उसके बाद एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरह बीजेपी के साथ जो मतुआ समुदाय के लोग जुड़े थे सीए को लेके, उसके बाद बीजेपी उसको ठंडे बस्ते में डाल के, इसके बाद उस समुदाय में कंफ्यूजन है, उसको फिर से बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इसलिए आप देखेंगे वो जो इलाका है जहाँ पे बनगांव है, वहाँ से शांतनु ठाकुर भले ही जीत रहे हैं, लेकिन उस एरिया में भी टीएमसी अच्छा करेगी। दूसरा ये जो नॉर्थ बंगाल का जो एरिया, उसमें बीजेपी अपना वोट कंसोलिडेट करी, अच्छी तरीक़ा से करी, इसलिए देखेंगे आप वहाँ पे 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। और जो अधिकारी फैमिली का जो स्ट्रांग होल्ड है वहाँ पे बीजेपी के, बाकी और जगह ना बीजेपी कहीं कोई लड़ाई में भी नहीं दिख रही है। और दूसरी बात है बीजेपी के जो पॉलिटिक्स आप देखें ना, उस बाकी रीजन्स को लेके, अभी देखिए हाल फिलहाल में एक बीजेपी ने स्टेप लिया था, नॉर्थ बंगाल से आने वाले अनंत महाराज जो राजवंशी समुदाय के राज्यसभा भेजा है, इसको लेके देखिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो नॉर्थ बंगाल वर्सेस अदर बंगाल, वो एक बड़ा मामला हो सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी को शायद और अब तो वहां चेहरे की भी लड़ाई नहीं रही है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए शुभेंदु अधिकारी की जहां तक बात कर रहे हैं, यही वो जो भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि जो मान लीजिए जिसने पिटाई की है और उसके साथ चले गए तो सीपीएम और कैसे जाए, तो शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी के साथ रह के वो सारे काम करते रहे जिसमें तृणमूल कांग्रेस बदनाम रही, या बीजेपी के सारे वर्कर। बीजेपी की दिक्कत एक ये भी है कि ज्यादा उसकी निर्भरता उन नेताओं पर है जो तृणमूल कांग्रेस से आए और उन्हीं से लोग पिटते रहे। तो जिससे पिटते रहे उसी को आप नेता बना देंगे और तो कैसे लोग के साथ लोग जाएंगे? ये समस्या तो वहां भी आएगी ना। बंगाल में एक बात है, मैं आपको बता दूं, बंगाल को लेकर राष्ट्रीय सेवक संघ ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। अगर अभी 2024 को लेकर संघ का सबसे ज़्यादा फोकस जिन 2 राज्यों में अभी लगा रहे हैं, एक उड़ीसा है और एक पश्चिम बंगाल है। संघ का कैडर वहाँ दिन रात बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। इसके अलावा देखिए भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ संगठन के हिसाब से भी बहुत बदलाव किए। कैलाश विजयवर्गीय वहाँ के संगठन प्रभारी थे, उनको हटा के सुनील बंसल को वहाँ पर संगठन का प्रभारी बना दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। जमीनी स्तर पर 16 जिलाध्यक्षों को भी पार्टी ने पिछले 3 महीने के अंदर बदला है। तो बंगाल भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में पार्टी मान के चल रही है कि अगले चुनाव में हमें वहाँ पर कम से कम 20 से 22 सीटें जीतना ही है किसी हालत में। तो मुझे लगता है कि जो सर्वे आया है ये अभी के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अभी टाइम है 200 दिनों का। बीजेपी बेहतर करेगी, बिल्कुल वहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी। और एटलीस्ट मुझे जिस हिसाब से जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, संगठन बहुत स्ट्रांग लेवल पे काम कर रहा है, उसके परिणाम 200 दिन बाद जब चुनाव होंगे तब दिखेंगे। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम जितनी सीटें पिछली बार जीती थी 18 सीटें, उतने तक तो पहुंचने ही वाली है। प्रदीप जी, आपको लगता है यहां से बेहतर करने की गुंजाइश है? गुंजाइश तो है, लेकिन कर पाएगी या नहीं? नहीं, जिस तरह से आप देखिए 2021 के चुनाव के बाद जो स्थिति हो गई थी, उसमें तो लग रहा था पूरी बीजेपी डूब ही गई है जैसे। लेकिन जो राइटर्स बिल्डिंग पर प्रदर्शन हुआ बीजेपी का, वहाँ से माहौल में बदलाव आया है। वहाँ से फिर नेशनल पार्टी के लोग भी गए, उसके बाद संगठन में भी बदलाव किया गया और उसके अलावा कई तरह के परिवर्तन किए गए। वहाँ से बीजेपी जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, घटती हुई नहीं दिख रही है। कितना कवर कर पाएगी, कितना आगे बढ़ पाएगी, ये देखने की बात है। लेकिन एक मुद्दा जो भावेश ने उठाया वो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, और वो है मथुआ समुदाय का सीए को लेकर। 18 में वोट मिला था मथुआ समुदाय का पूरा बीजेपी को, इसलिए कि वो उनको उम्मीद थी कि सीए आएगा। लेकिन 21 में ममता बनर्जी ने डराया कि सीए अगर लागू होगा तो पहले तुमको जो है कैंप में रख देंगे, तुमको घोषणा मतलब एफिडेविट देना पड़ेगा कि तुम बाहरी हो और इस देश के रहने वाले नहीं हो, और तुमको कैंप में भेज देंगे, ऐसा कर देंगे। और सीए चूंकि लागू नहीं हुआ इसलिए और निराशा हुई, इसलिए मथुआ समुदाय फिर से टीएमसी के साथ चला गया। इस बार क्या होगा? कई बार 4-5 बार ये वादा कर चुके हैं अमित शाह कि सीए जरूर लागू होगा। क्या लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा? ये एक बड़ा मुद्दा होगा। ये चर्चाएं होती रहती हैं कि शायद उसके नियम जो है बनने वाले हैं। हाँ। लेकिन अब ये अगर नतीजा पश्चिम बंगाल का आता, हमारा सर्वे जो दिखा रहा है, अगर ये 2024 का कोई रुझान है, कोई ट्रेंड है अगर, तो ये ममता बनर्जी के स्टॉक को क्या बता रहा है? ममता बनर्जी का ग्राफ तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें, और उनका जो अपोजिशन का जो कुनबा है उसमें ममता बनर्जी का वजन भी बढ़ेगा। देखिए, ममता बनर्जी का वजन बढ़ा हुआ है, और ममता बनर्जी जिस साम दाम दंड भेद की राजनीति है उसमें बंगाल में निर्विवाद नेता है। शुभेंदु अधिकारी उनके लेफ्टिनेंट थे, आ गए, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मुकुल राय आए गए, भाजपा में रहते, तृणमूल कांग्रेस रहे, वो पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन अभी जो एक जिसको भावेश जी ने कहा, अनंत महाराज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। अब कहने के लिए तो ठीक है, कहेंगे कि उस वर्ग को लेकर आते हैं, उनके नेता हैं, लेकिन मूल रूप से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी विभाजनकारी राजनीति वाले नेता को नहीं पसंद करते। ठीक है, राजनीतिक मजबूरी की वजह से बहुत से समझौते भी किए हैं। अनंत महाराज बाकायदा राज्य विभाजन के नेता हैं। वो
उनकी मूल पहचान यही है। और उस नेता को अगर भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भेज रही है, कहा यह जाता है कि चूंकि शुभेंदु अधिकारी ने वही नाम दिया, भारतीय जनता पार्टी की जो यूनिट है वो इसके खिलाफ थी, दूसरे नाम दिए गए थे, तो वहां इतने द्वंद्व में है भाजपा। और जो विधानसभा चुनाव के समय कैलाश विजयवर्गीय जी प्रभारी होकर गए, जो कुछ हुआ वो भाजपा को और पीछे ले गया है। तो कैडर लड़ रहा है ममता के खिलाफ, वहां आक्रोश भी बहुत है। दरअसल पब्लिक लड़के भाजपा को वहां पहुंचा रही है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट विकल्प नहीं है, लेकिन अपना नेता ना होना, अपनी कोई पक्की वाली पॉलिसी ना होना, और बीच बीच में लगना कि अच्छा चलो ये चांस ले लेते हैं, शायद इसी पे कुछ हो जाएगा, वो भाजपा को मुश्किल में डाल रहा है। देखिए, आप जरा मैं टैली की बात करूंगा आपके सामने। ओवरऑल आप आंकड़ों पर नजर डालें अगर आप, 411 सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है, 130 सीटें अभी और खुलना बाकी हैं, 228 पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। मैं तो 272 से आप अभी देखिए कितना पीछे रह गई है भाजपा। 272 पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है और 34 उससे सीटें केवल पीछे है भारतीय जनता पार्टी। 44 सीटें पीछे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी उस जादुई आंकड़े से दिखाई दे रही है। और राज्य कौन कौन से बचे हैं अभी हमें उत्तर प्रदेश की बात करना बाकी है, हमें अभी ओडिशा की बात करना बाकी है, अभी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रिपोर्ट अभी हमने आपको नहीं बताई है, उत्तराखंड अभी बाकी है। तो ये सारे राज्य मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को 272 के ऊपर और ऊपर तो कितना ऊपर पहुंचा सकते हैं, ये अभी आपके सामने वो उन राज्यों का जब डेटा आएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अभी बीजेपी एक बड़ी मजबूत परिस्थिति में दिखाई देती है, अभी तक का सर्वे हमको ये इशारा कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी ने अपने आप को और कंसोलिडेट किया है, और ये अलायंस जो हुआ है इसका क्या सबसे ज्यादा चलना वो उत्तर प्रदेश में ही जरूरी है, इसका सबक अभी तक के सर्वे का विपक्ष के लिए क्या यही सबसे बड़ा है, इस पर भी हमारी आगे चर्चा होगी। लेकिन आप ऑपोजिशन अलायंस की बात कीजिए तो ग्राफ जो है वो भी 146 यानी 150 के आसपास अभी आपको ठहरता हुआ दिखाई दे रहा है। और पश्चिम बंगाल ने एक उम्मीद जरूर जगाई है विपक्षी खेमे में कि ममता बनर्जी अगर अपने राज्य में पूरे दमखम के साथ लड़ सकती हैं और बीजेपी का आंकड़ा कम कर सकती हैं तो ये और राज्यों में भी किया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी जैसी शख्सियत शायद और किसी राज्य में विपक्ष के पास भी नहीं है जो जिसका वैसा कोई एक छत्र होल्ड हो। हाँ बिल्कुल नहीं है। जैसे बिहार में लालू नीतीश 2 हैं, एक नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में शरद पवार कांग्रेस 3 हो जाते हैं, ममता बनर्जी अकेली है जो जिनका पूरा होल्ड है। हाँ, स्टालिन को आप मान सकते हैं, तमिलनाडु में एक शख्सियत वो हैं। मुझे एक बात जो भी सबीर कह रहे थे कि संघ ये मेहनत कर रहा है, बीजेपी मेहनत कर रही है, तो लगता है जब ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रहेंगी क्या 2024 तक? वो भी तो उसका काउंटर करेंगी। अगर हमें मालूम है कि संघ क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, सुनील बंसल चले गए, तो उनका भी तृणमूल कांग्रेस का भी नेटवर्क है, वो भी उसका काउंटर करेंगे अपने तरीके से जमीनी स्तर पर। तो इतना आसान भी नहीं है ना कि एकदम से संघ चला। और संघ का तो एक खास बात है, बीजेपी जीतती है तो संघ जिताता है, और बीजेपी हारती है तो संघ घर बैठ जाता है कि नहीं हम तो बैठ गए इसलिए हार गई बीजेपी। वो तो संघ बिल्कुल सेट नैरेटिव है। जो चुनाव बीजेपी हारती है ये सब संघ ने समर्थन संघ बैठ गया था। हाँ नहीं, संघ ने समर्थन नहीं किया, और जब जीत जाती है तो संघ ने पूरी जान लगा दी। नहीं, ऐसा है, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नेगेटिव जो ममता बनर्जी के लिए होने वाला है वो शिक्षक भर्ती घोटाला। जो नोट दिखाई दिए उनके मंत्रियों के यहाँ से पार्था चैटर्जी के घर पर, जिस तरह से हाई कोर्ट की निगरानी में उसकी जांच हो रही है, उनके मंत्री जेल में हैं, वो सबसे बड़ा। देखिए, रोजगार की बात हो रही है कि रोजगार का बड़ा असर है। जो जेन्युइन लोग हैं उनसे रोजगार आपने छीन लिया रिश्वत के लिए। ये मुद्दा ऐसा है जिसका ममता बनर्जी के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है उसका। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए हो रहा है तो ये शिक्षक भर्ती घोटाले का, और अलग अलग मामलों में जो भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं, कोर्ट तक जा रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है, मुकदमा चल रहा है, उन सब का असर जो है निश्चित रूप से चुनाव के समय दिखाई देगा। अब जो, लेकिन इससे पहले हमने बात की थी प्रदीप जी की अलायंस का कितना प्रभाव पड़ा है। लेफ्ट और कांग्रेस का अगर कोई डील हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग ममता बनर्जी के साथ चुनाव में बनती है तो जाहिर तौर पर उसका असर दिखाई दे रहा है। जो आपने कहा कि वोट छिटकता अगर नहीं है, बटता अगर नहीं है तो नुकसान भाजपा को हो रहा है। लेकिन सीपीएम के लोग तो खुले, सीताराम येचुरी खुले कह चुके हैं कि हम किसी भी हालत में टीएमसी से समझौता नहीं करेंगे। ये तो बेंगलोर की बैठक से बैठकों में क्यों जा रहे हैं? फिर वो बैठक में जा रहे हैं, ऑल इंडिया जो है वो मैं इसकी बात ही कर रहा हूं। मतलब दो चीजें उन्होंने कही, 2 राज्यों में समझौता नहीं होगा किसी से, केरल में और पश्चिम बंगाल में टीएमसी समझौता नहीं करेगी।
उसके अलावा आम आदमी पार्टी कह रही है कि केवल लोकसभा के लिए, विधानसभा में नहीं करेंगे। तो अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। तो ये मैसेज क्या जाता है लोगों के बीच में कि आप अभी लड़ रहे हैं, कल कह रहे हैं कि कल हम साथ होंगे, आज लड़ाई करेंगे, कल साथ होंगे। तो विश्वसनीयता नहीं बनती उससे। जी। अच्छा, ममता बनर्जी को लेकर के अगर कोई किसी को